आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, इसका ऑर्डर क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और हर टाइप में क्या क्या बातें होती हैं। तो ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लो। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो नंबर्स है ना, ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों से मिला के भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये रियल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये रियल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये रियल है, कुछ भी। तो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स इन रोज एंड कॉलम्स। ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं ये रो और कॉलम के हिसाब से होता है, ठीक है। मतलब अगर पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो हमें देखना हो तो हम देख सकें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, अगर ऐसे हमें चीजों को देखना है तो हम वैसे भी देख सकें, ठीक है। तो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड बाय स्मॉल और बिग ब्रैकेट। तो ये जो हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं ना, तो ये जो नंबर्स को लिख देते हैं, इनको हमें जो है ये या तो बड़े ब्रैकेट में या तो छोटे ब्रैकेट में हमें इनक्लोज करके लिखना होता है, ठीक है। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A B C और D E F ऐसा करके, ठीक है। तो हम स्मॉल या बिग ब्रैकेट दोनों में लिख सकते हैं, पर ये थोड़ा ज्यादा फेमस है, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना। द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं अंदर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स में जो नंबर्स हम लिखते हैं उसको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज इन द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम के हिसाब से हमें इसे लिखना होता है। अगर हम सिर्फ कहते हैं कि रोज के हिसाब से लिख रहे हो तो क्या ये मानने लायक चीज है? 1 2 5 7 और 3 4 6 2, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स को? नहीं। तो ये रोज वाइज तो लिखा हुआ है, कॉलम वाइज नहीं लिखा हुआ है। तो रोज और कॉलम वाइज का मतलब ये होता है, जो ये लिखा हुआ है ना, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहला रो हमने कंप्लीट कर दिया, तो दूसरा जब रो जो है कि दूसरे रो के जब एलिमेंट्स को लिखेंगे तो 1 के नीचे 3, 2 के नीचे 4 और 5 के नीचे 6 और जो है 7 के नीचे 2। मतलब हमें इस तरीके से लिखना होगा, रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से हमें इसे लिखना होगा। अगर हम रोज में भी लिख रहे हैं तो हमें कॉलम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कॉलम के अनुसार अगर हम लिख रहे हैं तो हमें फिर रो का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब यदि अगर मैंने रो के हिसाब से सब लिख डाला, तो अगर हमें थर्ड कॉलम में देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो हम देख सकें, मतलब एक के नीचे एक या उसके बगल में, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर के हिसाब से आपको इसे लिखना होता है, ठीक है। तो it is the rectangular arrangement of the numbers real or complex in rows and columns. This arrangement is enclosed by small or big bracket. The numbers are called the elements or entries in the matrix, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अगर उसको लिखना है तो स्मॉल लेटर से, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें मैट्रिक्स को, तो और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मतलब मैट्रिक्स को जैसे ये कैपिटल ए बराबर ये, तो कैपिटल ए बराबर ऐसा करके लिख दिया, कैपिटल बी बराबर लिख दिया ऐसा करके, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होता है ना, उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि लेट देयर आर 3 मैट्रिसेस, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ठीक है। तो हमें कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को दिखाना होता है। उसकी एंट्रीज को अगर लेटर से दिखाना है तो स्मॉल लेटर का हम यूज करेंगे, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 या A B C D E F ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो अंदर स्मॉल लेटर का यूज होता है और बाहर कैपिटल लेटर का यूज होता है, अगर जनरल तरीके से हमें कुछ दिखाना हुआ, कुछ समझना हुआ तो उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखा था। और बाकी अंदर रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब नंबर ही दिया हुआ है रियल या कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर जनरल तरीके से हमें कुछ समझाना वगैरह करना है, कुछ समझाना है, तो हमें अंदर स्मॉल लेटर का यूज करना है और बाहर जो मैट्रिक्स को दिखाना होता है, लिखना होता है, उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखा आता है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, और एक एग्जाम्पल ये है जनरल तरीके से लिखा गया है। इसमें कितने रोज हैं? इसमें m रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? इसमें n कॉलम्स हैं। और इसका जो ऑर्डर है वो m इंटू n इस तरह से लिखते हैं, m क्रॉस n इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर में हम
ए क्रॉस बी मतलब समथिंग क्रॉस समथिंग इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो पहला वाला नंबर है ये रो की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला जो है वो कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 into 3। इसको 2 into 3 बराबर 6 मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 into 3 जब इसके नीचे मैट्रिक्स में राइट में नीचे जब लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम रो और कॉलम की संख्या को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो 2 into 3 लिख दिया। इसके 3 रोज है ना, इधर 3 रो हैं इसके और 2 कॉलम्स हैं तो 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 3 into 2, ठीक है, 3 into 2, ठीक है। तो ये 3 into 2 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स हो गया। और ये किस ऑर्डर का है, ये इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो ये m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स को लिखने का ये सब ढंग है। और जो है एक चीज और ध्यान रखिए कि हम बार बार इस तरह से इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिखेंगे, हम इसको बहुत छोटे में लिखा करेंगे। इसको हम AIJ लिख दिया करेंगे, ठीक है, और m क्रॉस n, ठीक है। तो ये जितना लिखा हुआ है ना, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, तो इस तरह से ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा फ्यूचर में। तो अगर किसी मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए किसी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आप मान लीजिए 3-4 मैट्रिक्स को लिखना चाहते हो और वो भी जनरल फॉर्म में, ठीक है, ना तो उसका ऑर्डर दिया है ना तो उसका जो है कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं, रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, क्या कुछ नहीं दिया हुआ है। और बस आपको ये दिखाना है कि मैट्रिक्स में अगर ये ऑपरेशन करते हैं तो ये आता है। तो उस समय हमें जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को मानना पड़ता है। तो हम AIJ और इस तरह से लिख देते हैं। जैसे हमें 3 मैट्रिक्स लेना है तो हम इस तरह से लिखेंगे A बराबर AIJ M क्रॉस N, कैपिटल B बराबर BIJ M क्रॉस N और कैपिटल C बराबर CIJ और M क्रॉस N, ठीक है। अगर तीनों का ऑर्डर सेम रखना है तो हम इस तरीके से लिखा करेंगे। इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ता, उसी से बचने के लिए इस तरह का तरीका निकाल लिया गया है। पहला वाला जो I है ये रो के लिए लिखा हुआ है, दूसरा वाला जो J लिखा हुआ है ना ये कॉलम के लिए लिखा हुआ है। I की वैल्यू 1 से लेकर पूरा M तक जाएगी, J की वैल्यू 1 से लेकर के पूरा N तक जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए मान लीजिए A बराबर मान लीजिए लिखा हुआ है AIJ और मान लीजिए 2 into 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको A11 A12 A13 और A21 A23 एंड A22 और 23 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो मतलब निकल रहा है ना, इसका मतलब निकल रहा है I की वैल्यू, रो की संख्या जो है 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। और इसको हमें इसी तरीके से लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, ठीक है। और जो है यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से लिखा है तो उसका मतलब ये निकला है, ठीक है, ये निकलेगा। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो। और ये जो आगे पीछे जो लिखा रहता है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से रीड करते हैं। जैसे इसको क्या रीड करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, ठीक है। इसको mth रो एंड nth कॉलम एलिमेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ लिखने का ढंग, ठीक है। और इसके टाइप्स क्या क्या है, अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टाइप्स में दिया हुआ है ये 9 है, पूरे कुल मिलाकर के 9 टाइप्स हैं। और इसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जो 9 दिया हुआ है ना, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, वैसे नाम से तो एकदम क्लियर हो गया है। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है, अभी बताता हूं, लिखता हूं, ऐसा नहीं कि सब नाम से क्लियर है तो सर आप क्या पढ़ाएंगे। तो देखो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, इसको यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको जो है आइडेंटिटी और यूनिट दोनों से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स, बताता हूं क्या है, स्केलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सारे मैट्रिक्स हैं, इसके जो मेन टाइप्स हैं, इन्हें हमें समझना है अच्छे तरीके से। तो पहला जो है रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में
रो की संख्या एक होती है, जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ये लिखा 1 2 3, ठीक है, या इस तरीके से लिखा 5 9 2, ठीक है, या इस तरीके से लिखा ABCD ऐसा करके। तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे मैट्रिक्स जो हैं वो रो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इसमें एक रो होता है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम एक भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल रो की संख्या जब एक होती है तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जब हम m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं ना ऑर्डर को, जनरल तरीके से हम ऑर्डर को क्या लिखते हैं, m क्रॉस n, तो यहां पर m की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जब m बराबर 1 हो जाता है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है, अगर m बराबर 1 हो जाए तो पक्की बात है इसमें एक ही रो है, ठीक है। तो जब m बराबर 1 हो जाता है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो नाम से एकदम क्लियर हो गया है आप लोगों को, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक होती है, जैसे रो मैट्रिक्स में था उसी का उल्टा कर दो। रो मैट्रिक्स में रो के लिए बोल रहे थे, अब कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम के लिए बोलेंगे कि एक ही कॉलम है। तो ये देखो, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना 2 5 9 ऐसा, तो ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें कॉलम की संख्या एक हो जाए, मतलब n बराबर 1 हो जाए, ठीक है, जो m क्रॉस n लिखते हैं ना हम लोग ऑर्डर, n बराबर जब 1 हो जाएगा तो कॉलम मैट्रिक्स कॉलम जैसा दिखता है तो कॉलम मैट्रिक्स, रो जैसा दिखता है तो रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे ये लिख दिया ABCDE कुछ भी ऐसा, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया बच्चों, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये कैसा मैट्रिक्स है, जैसे ये लिख दिया, ये रो मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स है, बोलो। ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, वास्तव में ये सिंगलटन मैट्रिक्स है। तो ये जो तीसरा वाला आ रहा है सिंगलटन मैट्रिक्स, जब एलिमेंट्स की संख्या सिर्फ एक हो जाए तो उसे हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर। जैसे a बराबर 5 तो ये जो है सिंगलटन मैट्रिक्स है, a बराबर 1 तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, a बराबर i तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये तीनों ही मैट्रिसेस जो दिख रहे हैं आप लोगों को इस समय, ये तीनों रो मैट्रिक्स भी हैं और ये तीनों कॉलम मैट्रिक्स भी हैं, ठीक है। तो जो सिंगलटन मैट्रिक्स होता है वो रो मैट्रिक्स भी होता है, कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों 1 होती है। और डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है जब रो की संख्या एक हो जाए तो उसे रो मैट्रिक्स बोलो, और जब कॉलम की संख्या एक हो जाए तो उसे जो है कॉलम मैट्रिक्स बोलो, ठीक है। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स की संख्या जब एक एक हो जाती है तो उसे हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलो ये सिंगलटन मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब देखते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। देखो नल और जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है कि जब किसी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो उसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो देख रहे हो ना, ये जो है नल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, या जीरो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। तो रो मैट्रिक्स में क्या मतलब समझ में आया, जब सिर्फ रो दिखे, एक रो दिखे तो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जब एलिमेंट्स कॉलम वाइज मतलब एक कॉलम दिखे तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसे हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। और सिंगलटन मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी होता है और कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। और नल और जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं अंदर मैट्रिक्स के तो उसे हम नल या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखो जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाती है तो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स नाम देते हैं। जैसे देखो 2 5 9 1 6 2 3 4 2, ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, ठीक है। तो जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो वो स्क्वायर जैसा दिखने लगता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है,
रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। इसमें एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है। इसमें देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है और ये डायगोनल कहलाता है, ठीक है। अब ये देखो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लीजिए 2 5 9 1 6 2 ऐसे दिया होता, तो अब इसमें कोई प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल नहीं है। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो डायगोनल का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इधर से जो एलिमेंट आते हैं ना, ठीक है, तो जो है इस इधर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं और इसे डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है ना, इसी का मेजर काम है। अगर कभी डायगोनल पर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमेशा जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल पे ही काम होता रहता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल ये A11 A22 A33 रो और कॉलम की संख्या समान होने पर जब एलिमेंट मिलता है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। तो ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, ये प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, तो यही होता है, ठीक है, ये वाला डायगोनल एलिमेंट। हाँ, तो अब इसमें जो है एक ट्रेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ट्रेस ऑफ ए बराबर ये इन सब का सम। जैसे इसका ट्रेस निकालना है तो क्या आएगा, 2 + 6 + 2 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए बराबर समेशन ऑफ ai, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो A11 इसका मतलब क्या निकला, A11 + A22 + A33 जहां तक जाएगा, ठीक है, ANN तक, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर कह देंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, n × n। जैसे ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 ऑर्डर का। अब 3 × 3 कहने की जरूरत नहीं है। जब हमने स्क्वायर कह दिया तो हम 3 ऑर्डर कह के काम चला सकते हैं। 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 3 × 3 ही होता है। तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है वो n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जाहिर सी बात है उसका ट्रेस क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है वही ट्रेस होता है। तो A11 + A22 + A33 ऐसे करते हुए ANN तक हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ट्रेस का मतलब समझ में आ गया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है, हाँ, उसे हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम ही ट्रेस होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद स्क्वायर मल्टीपल डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, उसमें तुम्हें कुछ खास क्या दिखाई देता है। अब ये मैं बताने जा रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। जैसे 2 0 0 0 5 0 0 0 9, आपको इसमें क्या खास दिखाई दे रहा है और क्या तुम्हें बात अजीब सी लग रही है? देखो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं वो 0 नहीं हैं और बाकी सारे के सारे 0 हैं। तो जब कभी ऐसा होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हों और बाकी सारे 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो होने चाहिए, 0 एक भी नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे 4 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 0 0 0, हाँ, 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0, मान लीजिए 6 ऐसा करके, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो हैं और उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं। तो अगर ये तो 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है।
इसमें n बराबर 3, मतलब 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसमें कहा जाए a का ऑर्डर n है, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, तो ये 3 × 3 ऑर्डर का है, तो जब 3 और 3 दोनों बराबर ही है तो n बराबर 3। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए n की वैल्यू एक आने लगती है, इसका ऑर्डर n बराबर 3, इसका ऑर्डर n बराबर 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, यहां पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी बन जा रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बन जा रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है, उनमें से कोई एक भी जीरो नहीं है और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जा रहे हैं। इसमें कितने जीरोस होते हैं पता है? n स्क्वायर माइनस n। ध्यान दो, देखो इसमें कितने हैं, कुल मिला के 16 एलिमेंट है ना, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 कितना आता है? देखो 12। देखो इसमें कितने जीरोस हैं, ये जीरोस और ये जीरोस, ये कुल मिला के 12 है ना। देखो अरे भाई n स्क्वायर जैसे मान लीजिए 10 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 10 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें जो है 100 एलिमेंट्स होंगे। भाई एक 10 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या 10 है। ठीक है, दोनों 10 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जाहिर सी बात है उसके ऑर्डर को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम कहेंगे 10 × 10 ऑर्डर का, तो हमें स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं है, 10 × 10 ऑर्डर। ठीक है, और अगर कहा जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स 10 ऑर्डर का है, तो मतलब 10 × 10 ऑटोमेटिक तुम समझ लोगे। तो अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और मतलब कोई डायगोनल मैट्रिक्स है 10 ऑर्डर का, और जब डायगोनल कह देता हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी तो डायगोनल बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल की बात जब हो गई तो पक्की बात है स्क्वायर मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी है ये सब। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंदर एक जो है डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। तो अब तुमसे कहा जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स है वो 10 ऑर्डर का है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ गया यार इसमें तो 100 एलिमेंट्स होंगे, टोटल 100 एलिमेंट्स होंगे। अब तुमसे कहा जाए कि इसमें कितने जीरोस हैं, तो जाहिर सी बात है 90 जीरो होंगे। भाई 10 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, तो टोटल तो 100 हुए, पर इधर वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो 10 एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होंगे। तो जब ये जीरो नहीं होंगे तो 100 में से 10 घटाओगे तो 90 एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो जीरोस की जो संख्या होती है वास्तव में n स्क्वायर माइनस n। देखो 4 स्क्वायर, इसमें कितने जीरो थे? इसमें 12 जीरो थे, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 12। ठीक है, इसमें कितने जीरो हैं? अरे भाई इसमें कर सकते हो ना, 3 स्क्वायर माइनस 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? भाई 3 स्क्वायर का मतलब 9, तो 9 में से तुमने 3 घटा दिया, कितने जीरो हो गए? इसमें कुल मिला के 3 स्क्वायर माइनस 3 जो है 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस का एक कॉन्सेप्ट बनता है तुम्हारे जो है डायगोनल मैट्रिक्स में, n स्क्वायर माइनस n। नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जिस मैट्रिक्स की एनालिसिस हो रही है, जिस डायगोनल मैट्रिक्स की एनालिसिस हो रही है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो अगर n है तो n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स, और n स्क्वायर में से n को घटा दोगे तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, अगर 10 × 10 ऑर्डर का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 10 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो जीरो नहीं है, तो 100 में से 10 घटा दोगे तो 90 एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया। एक बात और तुम समझ लो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। जैसे यहां पर दिख रहे हो ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A बराबर DIAG 259, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें पता है 259 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होंगे यार, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना। अब जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा जाए 2 0 0 0 और 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DIAG 2951। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स को एक और तरीके से लिखा जा सकता है DIAG लगा दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आप यहाँ पे रख दीजिए, ऑटोमेटिक पूरा डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया बच्चों आपको?
चलो बड़ी अच्छी बात है। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बताओ? हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्लियर? अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो और सोचो, जैसे 1 0 0 1, चलो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। एक ये मैट्रिक्स देखो, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस मैट्रिक्स को देखो और तुम इस मैट्रिक्स को भी देख लो, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूनिट मैट्रिक्स हैं। इसको हम I2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम I3 भी लिख सकते हैं, इसको हम I4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने का ढंग इस तरह से भी होता है, इसका मतलब ये होता है एग्जैक्टली। तो यूनिट मैट्रिक्स समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा कोई मैट्रिक्स लिखा जा रहा है तो इसको हम I4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुमसे कहा गया कि जैसे 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स A है, 3 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स A है, 3 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स B है, ठीक है। तो इसको हम B लिख देंगे, ठीक है। और 4 ऑर्डर का मान लीजिए जो है एक यूनिट मैट्रिक्स C है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A B C ऐसा करके दिया जाए तो ऐसे लिख लो, I2, बाकी इसका मतलब I2 होता है, इसका मतलब I3 ही होता है, इसका मतलब I4 ही होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। I5 का मतलब क्या हुआ? I5 का मतलब 5 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यूनिट मैट्रिक्स कह दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होता है कि हर यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? तो जाहिर सी बात है हर यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि यूनिट मैट्रिक्स हो, मगर हर यूनिट मैट्रिक्स जरूर है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से ही ये सब अलग अलग ढेर सारे मैट्रिक्स निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यूनिट मैट्रिक्स के बारे में अब आप लोगों को समझ में आ गया। और बाद में मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि यूनिट मैट्रिक्स जैसे A में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो A ही मिलता है। जैसे मान लीजिए A का ऑर्डर 3 × 3 है, ठीक है। अगर जैसे देखो, अगर मैं 2 मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये यूनिट मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे मान लो 2 3 5 7, इसको मैं 2 × 2 ऑर्डर का ही ले लेता हूँ, मतलब 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। और 1 0 0 1, तो ये 2 3 5 7 ही मिलेगा। तो कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर उस यूनिट मैट्रिक्स मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के जब यूनिट मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे स्केलर में हम लोग जानते हैं ना, 2 × 1 बराबर 2, 5 × 1 बराबर 5। तो जैसे वहां पर यूनिट होता है ना कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैट्रिक्स में भी अगर आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग प्रॉपर्टी, देखो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। और प्रॉपर्टीज जिनको आ गई, अभी ये सब जो तुम लोग छोटा छोटा पढ़ रहे हो ना, अभी इन सब को हमें मिलाना होता है कहां पर? प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आ जाए तो समझ लो ये मैट्रिक्स तब जाकर के पूरा हुआ, ठीक है। अभी तो डिफिनीशन वाली बात हो रही है, अभी तो कोई भी समझ लेगा। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अरे यार नाम से ही क्लियर है, रो की संख्या 1 होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अरे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है? अरे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब एक ही एलिमेंट होता है तो उससे हम सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि रो मैट्रिक्स भी हो जाता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नल और जीरो मैट्रिक्स, ये भी नाम से क्लियर है। नल और जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर होते हैं तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी इसी के अंदर आता है। और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स में समझ गए ना, तो लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का जो सम होता है वो जो है ट्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बात और है,
एक चीज है इसी के अंदर समझा दी जाती है। जैसे देखो इसमें 2 5 7 9 3 1 4 6 8 मान लीजिए, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें क्यों? क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है। 2 5 7 और 9 3 1 सिर्फ लिख दिया जाए, ठीक है, 9 3 1, तो ये जो है इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, और रो और कॉलम की संख्या जब बराबर हो जाती है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, कितनी सुंदर सुंदर बातें आप लोग समझ रहे हैं इस समय, है ना। देखो नाम से अभी क्लियर हो जा रहा है बेटा ना। अभी जो है ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसी में अभी इनवर्स मैट्रिक्स, अभी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में तो इनवर्स मैट्रिक्स, हाँ, और जो तुम्हारा है इनवर्स है, और फिर उसके बाद जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना, ये सब जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रॉपर्टीज आएंगी, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे प्रूफ करनी है, और जब कोई बड़ा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकल के बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोग डिफिनीशन देख रहे हैं कि इसको क्या मतलब क्या होता है, ये उसमें कौन कौन सी बातें हैं, बस यही देख रहे हैं। अभी जब प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस में आएंगे तो उस समय हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा एक्सप्लोर यही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे के सारे जीरो होने चाहिए। और नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, और एन क्या है? ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, एन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर 5 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? बोलो, 5 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स बन जा रहा है, तो उसमें कुल मिलाकर 25 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 5 घटा दो तो 25 माइनस 5 मतलब एन स्क्वायर माइनस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, 5 स्क्वायर माइनस 5, कुल मिलाकर उसमें 20 जीरोज होंगे। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझी चुके हो। 1 1 1 प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जब एलिमेंट्स जो है वो 1 1 1 होते हैं, ठीक है, तो उसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, हर डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है कि हर यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? सोचो, दिमाग लगाओ भाई, जब पढ़ रहे हो तो इनमें आपस में भी तो मजे आने चाहिए आपको। इन दोनों बताओ, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो सही कह रहे हो तुम लोग, कुछ बच्चे कह रहे होंगे। तो हर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, 1 1 1 1 1 लिख दिया तो ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स भी है। देखो अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है ना। प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है, बाकी सारे के सारे जीरो हैं। तो ये जो है यूनिट मैट्रिक्स के होने के साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, और अगर मैं एक मैट्रिक्स जैसे 2 0 0 0 5 0 0 0 9 ऐसा कर देता हूं तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स तो है नहीं। तो हर यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बच्चों इसके आगे निकल चलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो जैसे मैं एक कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इसमें ध्यान दो क्या लिखा हो, 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, जैसे मैं एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूं 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये सब स्केलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, तो ये सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बराबर हैं और इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। समझिएगा ध्यान से, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में बराबर होने चाहिए और उनके अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे स्केलर मैट्रिक्स कोई भी है ना, वो k इंटू आई होता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स में कुछ स्केलर k से मल्टीप्लाई करने पर जो भी मिल रहा है मैट्रिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। असली फंडा यही है। ठीक है,
देखो आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी k से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो k 0 0 0 k 0, ये 0 भी हो सकता है, ध्यान रहे 0 0 k, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। तो यूनिट मैट्रिक्स में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने पर जो भी मैट्रिक्स मिलता है उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो है अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो बताओ ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं? बोलो, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर हैं और बाकी सारे के सारे जीरो हैं। ठीक है, तो भले ये 0 0 हो जाए कोई मतलब नहीं। अब देखो, जैसे मैं यहां पर अगर ऐसा कह दूं a बराबर 0 इंटू यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं, मान लो यूनिट मैट्रिक्स में मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा? सोचो, यही तो बनने वाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमेशा जो है यूनिट मैट्रिक्स में किसी स्केलर के मल्टीप्लाई करने से मिलता है। मतलब प्रिंसिपल, बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में बराबर होते हैं, भले ही 0 क्यों ना हो जाए। ठीक है, और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं 0 होने चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स बराबर हो, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हो। ठीक है, तो अब ये बताओ कि क्या जो डायगोनल मैट्रिक्स है क्या वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में बराबर हों। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स जब कह दिया तो जाहिर सी बात है 0 0 0 तो नहीं हो सकता है ना। ठीक है, देखो जैसे मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूं, देखो ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये जो है स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। पर अगर मैं यहाँ पे 7 और 9 लिख देता हूं तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए इन तीनों का आपस में बराबर होना भी बहुत जरूरी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर बनाना है तो तीनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। और वो 0, जब मैंने कहा डायगोनल मैट्रिक्स को बनाना है तो जाहिर सी बात है इन तीनों को 0 भी नहीं बनने देना है। पर स्केलर मैट्रिक्स के लिए 0 0 0 भी, अगर मैं यहाँ पे 0 0 0 लिख देता हूं तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, पर जो बेचारा डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है पर स्केलर मैट्रिक्स है। बस इसके लिए ध्यान रखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए और बाकी सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब आता है इसके बाद एक बड़ा मजेदार टाइप है इसका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कुछ ट्रायंगल जैसा इसका मतलब निकल रहा है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा देखो, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, इसमें आप लोग क्या खास देखते हो? जैसे मैंने ये बनाया 2 5 7 और 0 6 4 0 0 और मान लीजिए 3। ठीक है, इसमें आप क्या खासियत देख रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ, चलो जल्दी से आप सोचो। हाँ बोलो, इसमें क्या खासियत है? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे देखो, कुछ खास दिख रहा है तुम्हें? बोलो बच्चों, कुछ खास दिख रहा है? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जा रहे हैं। जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? पहले तो ये जानो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे के सारे एलिमेंट्स जब 0 हो जाते हैं तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये भी ट्रायंगुलर है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 6 7 5 4 3 0 0 0, तो ये भी ट्रायंगुलर है। ठीक है, ये भी ट्रायंगुलर। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 5 7 0 0 0 0 0 0, तो ये भी ट्रायंगुलर। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी ट्रायंगुलर। ठीक है,
तो ये सब के सब ट्रायंगुलर हैं, ठीक है। तो ये जब चारों ही ट्रायंगुलर हैं तो इनमें क्या डेफिनेशन आती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे एलिमेंट्स पूरे के पूरे जीरो हो जाएं तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रायंगुलर हैं, जब नीचे का ही सिर्फ जीरो हो, ठीक है, जब नीचे के सारे जीरो हो, नीचे का ही नहीं, जब नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, जब ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसे लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। तो ट्रायंगुलर में दो पार्ट है, ठीक है, जब नीचे के सारे एलिमेंट जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, जब ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर, जब ऊपर और नीचे, ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ जीरो हो तो ये अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, दोनों ट्रायंगुलर तो है ही हैं, ये स्पेशल अपर ट्रायंगुलर, ये स्पेशल लोअर ट्रायंगुलर, वो बहुत स्पेशल दोनों ट्रायंगुलर, मतलब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों, ठीक है। भैया ये अपर ट्रायंगुलर क्यों है, क्योंकि नीचे के सारे जीरो हैं। ये लोअर ट्रायंगुलर क्यों है, क्योंकि ऊपर के सारे जीरो हैं। इसमें देखो नाम में उल्टा चल रहा है, ऊपर के सारे जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर, नीचे के सारे जीरो तो अपर ट्रायंगुलर। तो ये दोनों ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर भी, लोअर ट्रायंगुलर भी, और ये तो ये भी दोनों ट्रायंगुलर, ठीक है। तो नल स्क्वायर मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है। स्केलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है। यूनिट मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है, ठीक है। नल स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है। समझ में आ गई बात। तो ये सब आपस में खेल चलता है इनका, ठीक है। ये क्या है वो क्या है। अच्छा बताओ, हर डायगोनल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है कि हर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स है, बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल है कि हर डायगोनल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, वो भी एक नहीं, पूरा अपर ट्रायंगुलर भी लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर तो है ही है, उसमें भी अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और आप लोग जान लो। देखो, जो प्रिंसिपल डायगोनल के इस साइड के एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ऐसे लिख रहा हूं, जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारे एलिमेंट्स हो गए, जैसे ये 2 5 7, ठीक है। तो इस साइड में जो होता है ना, इस साइड के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें जैसे ये 0 0 0 0 0 0, इस साइड में i की संख्या और j में, तुम ध्यान दो, इस साइड में i और j में j बड़ा होता है, ठीक है। ध्यान दो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जैसे हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, A11 A12 A13, तो j बड़ा है ना, ठीक है। ध्यान दो, A22 A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33। तुम ध्यान दो, प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं वो तो चलो एक बात है। इस साइड में देखो तुम ध्यान से, इधर i और j में j बड़ा है, उस साइड में j बड़ा होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCDEFG पढ़ते हो तो i j, तो इधर i बड़ा है उधर j बड़ा है। इधर कौन बड़ा है, ध्यान दो, i और j में i बड़ा है। देखो 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से। तो इस साइड में प्रिंसिपल डायगोनल के इधर जो है i बड़ा होता है और उस साइड में j बड़ा होता है। इधर i का चल रहा है उधर j का चल रहा है। इधर i की बात मतलब i बड़ा है उधर j बड़ा है। जाहिर सी बात है, इधर i किससे बड़ा होगा, j से बड़ा होगा, उधर j किससे बड़ा है, i से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं जो है ऐसे कुछ लिख देता हूं, aij बराबर, ठीक है, aij बराबर 0 इफ i लेस देन j, तो ये बताओ ऐसा मैट्रिक्स जो है कैसा होगा, अपर ट्रायंगुलर की लोअर ट्रायंगुलर, बताओ। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है A बराबर aij, ठीक है, और ये 0 तब हो जाता है जब i जो है j से छोटा होता है।
तो बताओ ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, ये अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है? सोचो। एलिमेंट जीरो हो जाता है, एलिमेंट तब जीरो हो जाता है जब i लेस देन j हो। तो जाहिर सी बात है ये इधर के जीरो होने की बात कह रहा है ना। जब i j से छोटा होता है, जब j बड़ा होता है, तो किधर के एलिमेंट्स हुए? इधर के एलिमेंट्स हुए ना। जब इधर के एलिमेंट जीरो होते हैं तो हम लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये i लेस देन j जब होता है तब एलिमेंट जीरो हो जाता है। तो i लेस देन j का मतलब आप प्रिंसिपल डायगोनल के उस साइड में, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले साइड में आप बात कर रहे हो। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस समय उसे हमें क्या बोलना पड़ेगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब उधर के जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर, इधर के जीरो तो अपर ट्रायंगुलर। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से भी इसको दिखाया जाता है, लिखा जाता है, समझा जाता है। तो i और j पर समझ लीजिएगा, ठीक है, कि i लेस देन j है तब एलिमेंट जीरो हो जाए, और i ग्रेटर देन j है तब एलिमेंट जीरो हो जाए। जब i ग्रेटर देन j है तब एलिमेंट जीरो हो जाए तो कैसा कहलाएगा? मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, अगर तुमसे कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और जो है इसमें, और ये n क्रॉस n का ही होगा, ध्यान रहे। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की बात तब होगी जब प्रिंसिपल डायगोनल होगा। अब प्रिंसिपल डायगोनल तभी ना होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तुमसे कहा जाए a i j बराबर 0 जब i इज ग्रेटर देन j, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि प्रिंसिपल डायगोनल के इधर सारे को 0 कहा जा रहा है। ठीक है, तो जब इधर के सारे 0 हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको रिवाइज कर लिया जाए। हाँ, और तुम लोग ये बताओ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इन सब में आपस का रिलेशन समझ में आ गया? ठीक है, तो नल और जीरो मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है? नल या जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, नल और जीरो 0 0 0 0 0 0 है ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़े नहीं है ना। तो अच्छा चलो पूछते हैं इसमें, ठीक है, कुछ। अच्छा, नल स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ट्रायंगुलर होता है कि नहीं? नल स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो ट्रायंगुलर होता है? तो नल स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होता है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड को 0 होना पड़ता है, और नल स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ मुझे, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये ट्रायंगुलर है कि नहीं? 2 0 0 और 0 0 5, नहीं 0 0 0 और 5 7 और 9। आप बताइए ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे 0 हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है। तो ये वास्तव में लोअर ट्रायंगुलर है। तो देखो मिनिमम 3 0 तो होने चाहिए, उसके बाद बाकी सारे 0 हो या ना हो। तो अगर मान लो कि अगर जो है 5 या चलो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है तो कितने 0, मिनिमम कितने 0 होने चाहिए? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने मिनिमम 0 होने चाहिए? तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका 0 बनना बहुत जरूरी है। उसके अलावा बाकी 0 हो जाए और 0 हो जाए, कहीं भी आ जाए वो चलेगा, मगर प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड में सारे एलिमेंट्स जो है मिनिमम 0 होने ही चाहिए। ठीक है, तो चाहे तो ये तीनों जैसा 0 हो जाए, उसके बाद ये सारे 0 हो जाए, एक 0 हो जाए, इसमें सब चलेगा, मगर इन तीनों का 0 होना जरूरी है लोअर ट्रायंगुलर बनने के लिए। तो मिनिमम 0 की जो संख्या है तो वो उसका फार्मूला n² - n/2 है। ये अब आप लोगों को समझ में आ रहा है? जैसे 100 ऑर्डर का ऐसे समझो, अब मैंने इसको ढक लिया है, मैं इसके आगे खड़ा हो गया हूं। ठीक है, चलो ये बताओ 10 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हुए? जाहिर सी बात है 100 / 10 × 10 100 एलिमेंट्स। ठीक है, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है
तो इसमें 100 में से पहले आप घटा दीजिए 10, तो इधर और इधर जीरो, मतलब इधर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स की संख्या तो 90 हुई भाई, 100 एलिमेंट टोटल। तो 100 एलिमेंट्स में से ये 10 एलिमेंट्स को हटा करके बाकी जो एलिमेंट्स की संख्या वो 90 हुई। मगर हम ये कह सकते हैं कि 45 जीरो होना जरूरी है, एटलीस्ट 45 जीरोस होने जरूरी हैं अगर 10 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर बनना है तो। समझो, अगर 10 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें कुल मिला के 100 एलिमेंट्स हैं, उसमें 45 जीरो मिनिमम होना जरूरी है, क्योंकि 100 में से 10 घटाओगे 90 आएगा, और 90 का 2 भाग करोगे तो 45 इधर 45 इधर और 10 इधर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर कोई बहुत बड़ा मैट्रिक्स है और 10 इंटू 10 ऑर्डर का, मतलब ये 10 ऑर्डर का एक स्क्वायर में हम 10 क्रॉस 10 लिख दें तो भी चलेगा। ठीक है, अगर ये 10 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है, तो ये जो 10 एलिमेंट्स हैं इसको हटा लो, तो इधर 45 और इधर 45 एलिमेंट्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर ये सारे के सारे जीरोस हो जाएं, मतलब ये जितने आ रहे हैं सब ऐसे करके, ठीक है, तो मिनिमम 45 जीरोस होने जरूरी हैं। अगर 10 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है, तो मिनिमम जीरोस की संख्या 45 होना जरूरी है। और फॉर्मूला क्या है, 10 स्क्वायर टोटल, उसमें से प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट हटा दो, इन दोनों तरफ के सारे एलिमेंट्स की संख्या पता चल गई, आधा कर दो, तो कुल मिला के 45 जीरो होने जरूरी है। ठीक है, तो टोटल में से प्रिंसिपल डायगोनल हटा करके आधा कर लो। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये जो है नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की संख्या के लिए फॉर्मूला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मिनिमम जीरोस। ठीक है, तो मिनिमम जीरोस इतने होने चाहिए फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मिनिमम n स्क्वायर माइनस n बाई 2 जीरोस होने जरूरी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ठीक है, जो रो बाई रो की तरह दिखे, मतलब रो की संख्या 1 हो। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब कॉलम की संख्या 1 हो तो उसे, जब कॉलम की संख्या 1 हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगलटन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब रो और कॉलम की संख्या दोनों की, रो भी एक कॉलम भी एक, जब रो और कॉलम की संख्या जो है एक ही एक रह जाए तो उसे हम सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होंगे। ठीक है, और हर सिंगलटन मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। नल और जीरो मैट्रिक्स, जब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसे नल या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, जब प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो ना हो, कोई भी जीरो ना हो प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग एलिमेंट्स में, ठीक है, और बाकी सारे के सारे जीरो हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें जीरोस की संख्या होती है n स्क्वायर माइनस n होती है। ठीक है, इसमें जीरोस की संख्या कितनी होती है? n स्क्वायर माइनस n, मतलब n इंटू n माइनस 1 जीरोस होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरोस होते हैं? n स्क्वायर माइनस n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हो जाएं तो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अलॉन्ग सारे एलिमेंट्स आपस में सिर्फ बराबर हो, जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, क्योंकि वो 0 0 0 नल स्क्वायर मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होता है, इसलिए हम इससे हम नहीं कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो है स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ आपस में बराबर हो। नल स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, ऐसा नल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो भी स्केलर मैट्रिक्स होता है। और स्केलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि जो है
यूनिट मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर, और वो स्केलर जीरो भी हो सकता है, ठीक है, तो किसी यूनिट मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमें मैट्रिक्स मिलता है उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाया करें तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह दिया करें, ठीक है, कह देते हैं हम लोग। और इसमें दो टाइप्स होते हैं, अगर ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उसे लोअर ट्रायंगुलर नाम देते हैं, नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर नाम देते हैं। जब ऊपर और नीचे दोनों साइड में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी और नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब जीरो हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों हो जाता है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों है। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ये भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर दोनों है, ठीक है। और नल स्क्वायर मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों है, ठीक है। तो बच्चों ये था इसका बेसिक्स। इसके लिए ये सब जो है जो मैंने आपको बताया इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अभी प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, देखेंगे उसमें क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, इसको पढ़ते रहो और इसके आगे जो आने वाला है फिर उसको अच्छे समझने के लिए इसको आज वाले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।